तो आज हम लोग ऐसी कहानी सुनने जा रहे हैं जो किसी फिल्म से कम नहीं है। बिहार के एक छोटे से गांव में जन्मा एक लड़का जिसने ना सिर्फ अपनी कड़ी मेहनत से इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल करता है बल्कि बिहार की राजनीति में कदम रखते ही बिहार की सूरत बदल देता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आशुतोष कुशवाहा और इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें क्योंकि इस वीडियो में रोमांच और सत्ता के बड़े बड़े खेल देखने को मिलेंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। बिहार के बख्तियारपुर में 1 मार्च 1951 में जन्मे एक लड़के को किसी ने शायद ही सोचा होगा कि वो आगे चलकर पूरे राज्य का नेतृत्व करेगा। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ नीतीश कुमार की, जिन्हें बचपन में मुन्ना कहकर बुलाया जाता था और उनके पिताजी का नाम कविराज राम लखन सिंह था और एक आयुर्वेदिक डॉक्टर थे और उनकी माता का नाम परमेश्वरी देवी जो नेपाल से थी। अब आइए इनके बचपन की बात कर लेते हैं। ये पॉलिटिक्स से कैसे रिलेट हुए। तो नीतीश कुमार बचपन से ही पढ़ाई में काफ़ी अच्छे थे और जब वो स्कूल से लौटते थे तो अपने पिताजी की दवाइयों की पुड़िया बांधने में मदद करते थे। और अनुग्रह नारायण जी का नीतीश कुमार जी के पिताजी के से काफ़ी अच्छे संबंध थे, जिनकी वजह से इनका नीतीश कुमार जी के घर में आना-जाना लगा रहता था। एक ये भी कह सकते हैं कि अनुग्रह नारायण जी का प्रभाव नीतीश कुमार पे पड़ा, यानी कि नीतीश कुमार जी के सबसे पहले इंस्पिरेशन अनुग्रह नारायण जी ही थे। नीतीश कुमार पढ़ाई में इतने अच्छे थे, कोई सोच भी नहीं सकता था कि वो आगे चलकर पॉलिटिक्स में जाएँगे। नीतीश कुमार 10th की पढ़ाई करने के बाद गाँव से पटना चले गए और 11th और 12th की पढ़ाई की और वहाँ जाकर बिहार कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में एडमिशन लिए, जिसे आज एनआईटी के नाम से भी जाना जाता है। वहाँ से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल करते हैं और 1972 में बिहार इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में नौकरी भी करने लगे। दोस्तों, अब नीतीश कुमार जी का राजनीतिक संघर्ष शुरू होने वाला है। 1970 के दशक में जब जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में संपूर्ण क्रांति आंदोलन शुरू होता है, तो नीतीश कुमार भी इसमें पार्टिसिपेट करते हैं और अपनी इंजीनियरिंग की नौकरी भी छोड़ देते हैं और पूरी तरह से राजनीति में आ जाते हैं। यहाँ आने के बाद इनकी मुलाकात कई बड़े-बड़े नेताओं से होती है, जैसे कर्पूरी ठाकुर हो गए, राम मनोहर लोहिया जी हो गए और वीपी सिंह जैसे बड़े नेताओं से मिले। इस समय ही लालू प्रसाद यादव, रामविलास पासवान से मिलते हैं और इनके साथ मिलकर काम करते हैं। नीतीश कुमार 1970 में पहली बार जनता पार्टी के टिकट पे इलेक्शन लड़ते हैं, हरनौत विधानसभा सीट से, और हार जाते हैं। फिर से 1980 में वहीं से इलेक्शन लड़ते हैं, फिर हार जाते हैं। नीतीश कुमार सोचते हैं भैया ये क्या हो रहा है मेरे साथ, बड़ा दिक्कत। इनकी पत्नी बोलती हैं जॉब भी छोड़ दिए हो, राजनीति से भी कुछ नहीं हो रहा। नीतीश कुमार असमंजस में फंस गए, सोचने लगे सही बात है, क्या करें। यार अपनी पत्नी से बोलते हैं ये आखिरी बार है, इस बार अगर राजनीति में कुछ नहीं हुआ तो मैं घर वापस आ जाऊंगा और जॉब पे ध्यान दूंगा। तीसरी बार फिर हरनौत विधानसभा सीट से चुनाव लड़ते हैं, इस बार जीत जाते हैं। हाँ भैया, इलेक्शन जीत जाते हैं इस बार और सरकार के शासन व्यवस्था में एंट्री मार लेते हैं। ये समय था 1985, जब ये पहली बार शासन व्यवस्था में आते हैं। इस समय युवा लोक दल के प्रेसिडेंट भी बनते हैं और 1989 में लालू यादव को विपक्ष में खड़ा करने में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। 1996 में बीजेपी से जुड़ जाते हैं और 12 लोकसभा सीट, 12 एक जगह का नाम है, जहाँ से चुनाव लड़कर अपना पहला लोकसभा चुनाव जीत जाते हैं। तो देखिए, जनता दल उस समय काफ़ी बड़ी पार्टी थी और विचारधाराओं में मतभेद की वजह से नीतीश कुमार और जॉर्ज फर्नांडिस ने मिलकर एक नई पार्टी बनाई जिसका नाम था समता पार्टी। और उधर 1997 में लालू प्रसाद यादव ने भी आरजेडी की नींव रख दी। अगले संसदीय चुनाव में नीतीश कुमार और जनता दल के वोट का बंटवारा हो गया, जिसकी वजह से नीतीश कुमार को चुनाव में काफ़ी नुकसान हुआ। तो आगे चलकर नीतीश कुमार ने जनता दल को और समता पार्टी को साथ में मिला लिया, जिसका नाम पड़ा जनता दल यूनाइटेड यानी जेडीयू। लेकिन 1999 के लोकसभा के चुनाव के लिए बीजेपी और जेडीयू एक साथ आती है और आरजेडी को बिहार में हरा देती है। विधानसभा सीटों में से जेडीयू 199 विधानसभा क्षेत्रों में काफ़ी अच्छे परफॉर्मेंस रहा था। तो इस सिचुएशन से नीतीश कुमार को बिहार के विधानसभा चुनाव में काफ़ी फायदा होने वाला था। तो देखिए, लोकसभा चुनाव तो हो गया, अब आता है 2000 का विधानसभा का चुनाव। एनडीए यानी कि जेडीयू और बीजेपी, लोकसभा में काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस होने के बाद इन दोनों में सीटों को लेकर मतभेद हो गया कि सीएम की कुर्सी कौन संभालेगा।
बीजेपी चाहती थी कि सीएम की कुर्सी बीजेपी का ही कोई नेता बने और नीतीश कुमार चाहते थे कि वो सीएम का पद संभाले। और यहाँ पे रामविलास पासवान भी होते हैं, वो कहते हैं मैं क्यों पीछे रहूँ भाई, मैं क्यों नहीं बन सकता सीएम। लोकसभा में अच्छे परफॉर्मेंस के बाद भी सीएम की कुर्सी के लिए ये लोग लड़ रहे थे। उधर लालू प्रसाद यादव मुस्लिम और अन्य पिछड़ी जातियों के वोट को इकट्ठा करने में जुड़े हुए थे। 2000 का विधानसभा का चुनाव होता है। जेडीयू और बीजेपी कहीं कहीं एक ही सीट पे दोनों चुनाव लड़े हैं। मतलब एक तरह से कहा जा सकता है तो आपस में ही चुनाव लड़े हैं, जिसके वजह से विधानसभा चुनाव में आरजेडी जीत जाती है। यहाँ पे 1997 में लालू यादव के चारे घोटाले के बाद भी और ऊपर से एनडीए के लोकसभा में अच्छे परफॉर्मेंस के बाद भी 2000 का इन लोग विधानसभा चुनाव हार जाते हैं और आरजेडी की तरफ से राबड़ी देवी जी को सीएम की कुर्सी दी जाती है। यहाँ कुछ पॉलिटिकल डिस्प्यूट की वजह से नीतीश कुमार जी को 7 दिनों के लिए सीएम की कुर्सी दी जाती है, यानी कि सीएम बनाया जा सकता है। तो यही एक समय था जब पहली बार नीतीश कुमार सीएम के पद पर बैठे थे, भले ही वो 7 दिनों के रहे क्यों ना हो। और इसके बाद फिर राबड़ी देवी सीएम की कुर्सी पर बैठती है। तो देखिए भैया, नीतीश कुमार जी बिहार के सीएम की कुर्सी का स्वाद चख चुके थे। तो इस बार के विधानसभा चुनाव में पिछली बार के तरह गलती नहीं करेंगे। तो 2005 के विधानसभा के चुनाव में बीजेपी और जेडीयू एक साथ मिलकर आती है और आरजेडी को हरा देती है और एनडीए गठबंधन उस समय बिहार की सबसे बड़ी पार्टी बनकर सामने आती है और नीतीश कुमार बिहार के सीएम बनते हैं। नीतीश कुमार बिहार के सीएम बनते ही 2005 के विधानसभा चुनाव में भले ही नीतीश कुमार को कम सीटें मिली थी, लेकिन उन्होंने 2005 के चुनाव के बाद इतना ज़बरदस्त काम किया कि 2010 के विधानसभा के चुनाव में उन्हें जेडीयू को 115 सीटें मिली, बीजेपी को 91 और आरजेडी और अन्य को 22 सीटें। 2010 के विधानसभा चुनाव के बाद नीतीश कुमार की जेडीयू पार्टी बिहार की सबसे बड़ी पार्टी बनकर सामने आती है। तो दोस्तों 2014 के लोकसभा के चुनाव के लिए जब नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री कैंडिडेट का चेहरा बनाया जाता है, तो नीतीश कुमार जी जो नरेंद्र मोदी से इत्तेफाक नहीं रखते थे। तो नीतीश कुमार ये बोलते हैं कि मैं ऐसे कैंडिडेट के साथ काम नहीं करूंगा और ये बोलकर रिजाइन कर देते हैं, यानी कि बीजेपी और जेडीयू यहाँ से अलग हो जाती है। तो यह इस्तीफा तो दे दिए और सीएम की कुर्सी अभी खाली हो जाती है और इस समय जीतन राम मांझी को करीब 300 दिनों के आसपास तक के लिए सीएम बनाया जाता है। अब देखिए, नीतीश कुमार इस्तीफा तो दे देते हैं और इसके बाद वो एक महागठबंधन पार्टी बनाते हैं जिसमें 6 पार्टियां थी, जिसमें पहला मेन तो जेडीयू था, जेडीएस, इंडियन नेशनल लोकदल, समाजवादी पार्टी, समाजवादी जनता पार्टी और एक और पार्टी का नाम आता है आरजेडी। अब देखिए भैया, बिहार का पॉलिटिक्स, नीतीश कुमार जी जिस आदमी को देखना नहीं चाहते थे उसी पार्टी के साथ गठबंधन बना लिया। ये होती है बिहार की पॉलिटिक्स। नीतीश कुमार को गठबंधन का फायदा तो मिला, 2015 के चुनाव में जीत दर्ज कर ली और जेडीयू को 80 सीट, आरजेडी को 71 और बीजेपी को 53 सीट मिली। तो देखिए भैया, कैसे भी करके नीतीश कुमार सीएम बन गए और ऐसी पॉलिटिक्स की वजह से ही नीतीश कुमार को काफ़ी बार क्रिटिसाइज किया जाता है। अब देखिए, 2015 में बिहार में जेडीयू और आरजेडी की सरकार तो बनी, जिसमें सीएम बने नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम बने तेजस्वी यादव। लोग तेजस्वी यादव पर काफ़ी आरोप लगाते थे, जिससे नीतीश कुमार को काफ़ी क्रिटिसाइज किया जाता था। उन्हें कहा जाता था कि वो धृतराष्ट्र हो गए हैं, सब कुछ देख रहे हैं फिर भी कार्रवाई नहीं करते थे। तो दोस्तों हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि तेजस्वी यादव काफ़ी जंग नेता है और काफ़ी प्रभावशाली नेता है। तो हम लोग देख रहे थे कि नीतीश कुमार काफ़ी शांत रह रहे थे। आगे चलकर 2017 में नीतीश कुमार को आरजेडी से दिक्कतें काफ़ी बढ़ गई थी, जिसकी वजह से नीतीश कुमार फिर से बीजेपी में मिल जाते हैं। तो देखिए भैया, ये होती है पॉलिटिक्स। जो आदमी उस आदमी का चेहरा नहीं देखना चाहता था और आज उसी के साथ मंच साझा कर रहा है। अब 2020 विधानसभा
चुनाव होता है और नीतीश कुमार एनडीए के साथ मिलकर चुनाव जीत जाते हैं, जिसमें एनडीए 125 सीटें लाती है और महागठबंधन 110, जिसमें बीजेपी 74 सीटें लाती है और जेडीयू 43। यहाँ पे नीतीश कुमार की पार्टी जीत तो गई थी, लेकिन इनकी पार्टी का परफॉर्मेंस बहुत ही कम रहा। सिचुएशन जो भी हो, सीएम की कुर्सी पर नीतीश कुमार ही बैठे। अब ये क्या, 2 साल हुए ही थे इन्हें सीएम के कुर्सी पर बैठे हुए, और ये फिर से पलटी मार देते हैं और महागठबंधन में चले जाते हैं। देखिए, अब सभी पार्टियां 2024 के लोकसभा के चुनाव की तैयारी कर रहे थे, लेकिन यहाँ नीतीश कुमार सीधा मोदी से भिड़ना चाहते थे, यानी कि पीएम कुर्सी की दावेदारी। तो इसके लिए इन्होंने एक काम करते हैं कि जितने भी विपक्ष की क्षेत्रीय पार्टी हैं, उनको एक साथ लाते हैं और जिनका नाम पड़ता है इंडिया, यानी कि इंडिया नामक अलायंस बनाते हैं, जिसमें कांग्रेस आता है, जेडीयू आता है, आप, तृणमूल कांग्रेस और बहुत सारी क्षेत्रीय पार्टियां आती हैं और सभी एक साथ आते हैं, जिसके बाद इस इंडिया अलायंस में पीएम कैंडिडेट को लेकर के मतभेद और वो यहाँ पर पीएम की सीट के लिए सेफ फील नहीं करते हैं, जिसके वजह से वह जनवरी 2024 में फिर से एनडीए में पलटी मार देते हैं। इस बार का मूव सबको चौंका देने वाला था। कोई सोच भी नहीं सकता था कि जो बंदा अभी रूलिंग पार्टी से लड़ने के लिए सभी क्षेत्रीय पार्टियों को एक साथ लाता है, वही रूलिंग पार्टी के साथ मिल जाता है और नीतीश कुमार एनडीए के साथ मिलकर चुनाव जीत जाते हैं, जिसमें एनडीए को टोटल 42 सीट मिलती है, जिसमें 30 सीटें बीजेपी को और 12 सीट मिलती है जेडीयू को। हालांकि सिचुएशन चाहे जो भी हो, 2015 से अभी तक सीएम नीतीश कुमार ही हैं। तो नीतीश कुमार जब बिहार की कुर्सी पर बैठे तो उन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया, जिनकी वजह से उन्हें सुशासन बाबू के नाम से भी जाना जाता है। नीतीश कुमार आते ही इस इंफ्रास्ट्रक्चर पे काफ़ी काम किया, रोड, सड़क, पानी और गांव-गांव तक बिजली पहुंचाने का काम किया और नीतीश कुमार बिहार के एजुकेशन सिस्टम को काफ़ी अच्छा किया, जिसमें बस एजुकेशन को बूस्ट किया और साइकिल योजना के तहत फ्री में साइकिल बाँटी और काफ़ी सारे कॉलेजेस खोले, पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूट खोले और इंजीनियरिंग कॉलेज भी खोले। देखिए, 2005 से पहले बिहार में किडनैपिंग, डकैती वो आम बात था और क्राइम रेट काफ़ी हाई था। इनके आने के बाद इन सब में कंट्रोल हुआ, फास्ट ट्रैक कोर्ट बनवाए गए और पुलिस भर्ती पे काफ़ी बूस्ट दिया गया और बिहार में बाहुबली के कल्चर पे काफ़ी कंट्रोल किया गया। देखिए, नीतीश कुमार आते ही एग्रीकल्चर और रूरल डेवलपमेंट पे काफ़ी काम किया, जिसमें 7 निश्चय के तहत बिहार के गाँव-गाँव में नल जल योजना, टॉयलेट और ड्रेनेज सिस्टम को काफ़ी अच्छा किया और किसानों के लिए कृषि रोड मैप बनवाया और इनके लिए लोन की सुविधा दी और इनके मंडी को बनाने में फोकस किया। वुमेन एम्पावरमेंट पे काफ़ी ध्यान दिया, जिससे पंचायत में 50% रिजर्वेशन महिलाओं को दिया और मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के तहत महिलाओं के हायर एजुकेशन को प्रमोट किया और बिहार में हेल्थ सेक्टर को काफ़ी अच्छा किया और कई सारी डेवलपमेंट नीतीश कुमार के आने से बिहार में हुई है। लेकिन इतना डेवलपमेंट तो हुआ, बट कुछ चीज़ें ध्यान में रखने की और ज़रूरत थी, जैसे बेरोजगारी। बेरोजगारी एक बहुत बड़ी समस्या बन गई है, जिसके वजह से बिहार के लोग माइग्रेट हो रहे हैं और बिहार से बाहर जा रहे हैं काम की तलाश में। और हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को रिफॉर्म करने की आवश्यकता है, क्योंकि कोविड के टाइम पे बिहार के हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सपोज हो गई है और उतनी सुविधाएं नहीं दे पाई। 2025 का विधानसभा का इलेक्शन नवंबर में होने वाला है, तो इस बार का नीतीश कुमार का समीकरण क्या होने वाला है और नीतीश कुमार के शासन के टाइम पीरियड कैसा है, इसके बारे में आप कमेंट में ज़रूर बताएं और वीडियो के अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।